हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। लेखन का शिल्प इस धरती पर तब से शुरू हुआ जब से विचार व्यक्त होना शुरू हुए। लेखन न सिर्फ खुद को व्यक्त करने का एक माध्यम है, बल्कि ये सामाजिक विचारों और मानवीय व्यवहारों को व्यक्त करने का भी एक तरीका है और ये उनमें रंग भर देता है। जिस तरह अपने भावों को प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है और उन्हें प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है, लेखन और शब्दों में उन्हें उतारना और भी ज़्यादा कठिन है। आज मरासिम के सफ़र में हम चलेंगे उन 3 दिग्गज लेखकों के सफ़र पे, जिन्होंने समाज में अलग अलग समय में आकर अपने राइटिंग से, अपने भावों से, अपने लेखन से एक बदलाव ले आया। डर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रहे गुज़र पे हम, बैठे हैं रहे गुज़र पे हम। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये गजल सुन के चला आया। किसकी है ये गजल, जानते हैं आप? हाँ, मेरे एक दोस्त हैं मिर्जा गालिब, ये उन्हीं के अशार हैं। लेकिन ये आपको कहां से मिले? किसी ने चूरन लपेट के दिया था इस पुर्जे में। एक शेर मिट गया, एक फट गया, भगता नहीं, और अगला शेर भी अधूरा है। हाँ, वो नहीं। खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। वाह, बहुत खूब। आपको इतराज ना हो तो दर्ज कर लूं? जरूर। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। सुनिए, 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 ये गालिब हैं कौन? मिर्जा असदुल्ला बेग खान मुगल साम्राज्य के अंतिम वर्षों के उर्दू और फारसी के प्रमुख शायर और कवि थे। उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों में शायरी करी, लेकिन उनका फारसी दीवान उर्दू से कम 5 गुना लंबा है। लेकिन दुनिया में ख्याति उनकी उर्दू की शायरी पे टिकी हुई है। न केवल भारत और पाकिस्तान, बल्कि विश्व भर में फैले हुए बहुत से हिंदुस्तानियों के बीच में मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जिन्हें हम गालिब के नाम से जानते हैं, वो बहुत लोकप्रिय है। गालिब ने 11 साल की उम्र में कविताएं लिखनी शुरू करी। उनकी पहली भाषा उर्दू थी, लेकिन फारसी और तुर्की में भी उन्हें महारत हासिल थी। 17वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में उन्होंने जो कविताएं लिखी वो प्रेम के बारे में कविताएं थी, लेकिन वो प्रेम कविताएं नहीं थी। गालिब जब उनका दीवान छपने गया और सारे दिल्ली के कर्जदार थे, तब किसी ने बहुत खूब गालिब के बारे में कहा, सारी दिल्ली के कर्जदार हैं, कुछ जानते भी हैं। बेगम, एक बार ये दीवान छप जाने दो, पूरी दिल्ली अगर उनकी कर्जदार ना हो जाए तो कहना। गालिब एक प्रतिभाशाली पत्र लेखक थे। उनके पत्र लेखन ने सरल और लोकप्रिय उर्दू को जन्म दिया। गालिब का पत्र लेखन इस तरह होता था मानो वो स्वयं पाठक से बात कर रहे हों। न केवल उर्दू शायरी, बल्कि हर एक पाठक आज गालिब का ऋणी है। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है, पे बदनाम बहुत है। ये शेर अपने ही हाल पे कहा है मिर्जा नौशा ने।
दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा सुखन नवाज हो जो आज गालिब को न जानता हो। That my mission is to urge for a worldwide commerce of heart and mind, sympathy and understanding, and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of individual profits, or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness. गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता की रचना करी। उन्होंने बंगाली कला का आधुनिकीकरण किया। उनकी कविताएं, लेखन, उपन्यास, नृत्य और नाटक राजनीतिक और व्यक्तिगत विषयों में बात करते हैं। गीतांजलि, घरे बायरे और गौरा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंतिम समय में उन्होंने कहा कि विधवाओं को भोजन कराना लोग ब्राह्मण को देते हैं, गाय को देते हैं, कौवे को, सियार को देते हैं, यहां तक कि पेड़ को भी देते हैं। विधवा को कोई कुछ नहीं देता। विधवा भोज कराना। टैगोर एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने 2230 गानों की रचना करी। उनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत में हमें लोक संगीत की छवि नजर आती है, जिससे ये पता लगाना आसान होता है कि रविन्द्रनाथ का बहुत समय शिल्प टैगोर के लेखन में औरत का चित्रण एकदम अलग तरीके से किया गया है। जहां एक तरफ उन्होंने औरत के मातृत्व को दिखाया है, उन्होंने दूसरी तरफ उसके अंदर के कामुक भावों को भी दर्शाया है। टैगोर का लेखन अपने समय से बहुत आगे था। आज भी जब पाठक उसको पढ़ते हैं तो वो यकीन नहीं कर पाते कि आज के समय से पहले एक पुरुष एक औरत के अंदर के भावों को इतनी सजगता से समझ सकता था। ये खासियत थी टैगोर की। टैगोर का संगीत, टैगोर का लेखन, टैगोर के चित्रण हमेशा से ही समय से बहुत आगे रहे हैं। আমার বড় যাকে আমি এসে অবধি থান পরেই দেখেছি। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আমি জানতাম আমার যা বিবাহিত জীবনে কোনো সুখ পাননি। আমাদের দুজনের স্থান ছিল রাজবাড়ির অন্তঃপুরে। অন্দর আর বাইরের মধ্যে ছিল রঙিন শার্সি দিয়ে ঘেরা বারান্দা। এই বারান্দার দরজা আমাদের জন্য বন্ধই থাকতো। তাতে আমার কোনো খেদ ছিল না, কারণ আমার মনটা ছিল সাবেকি সুরে বাঁধা। আমার স্বামী কিন্তু ছিলেন এ যুগের মানুষ। এ বংশে তিনি প্রথম লেখাপড়া শিখে এমএ পাশ করেন। তার শখ মেটাতে মিস গিলবি এলেন আমাকে মেম সাহেব বানাতে। एक रात अगरबत्ती जलाते हुए लगा, मैं अगरबत्ती जलाने वाली नहीं हूँ, खुद अगरबत्ती हूँ। दुआ मांगी, साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मुझे एक घड़ी जलना है। जब बत्ती सुलग जाएगी, हल्की सी महक आएगी, कुछ हौले से कहेगी और फिर मेरी काया एक राख सी होकर तेरे कदम छुएगी। उसे तेरी दरगाह की मिट्टी में मिलना है। साईं तू अपनी चिलम से थोड़ी सी आग दे दे, मैं तेरी अगरबत्ती हूँ और तेरी दरगाह पर मैंने एक घड़ी जलना है। मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। अमृता प्रीतम के शब्दों में। अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार, लेखिका और कवित्री थी। 20वीं शताब्दी की वो पहली प्रमुख
पंजाबी कवित्री थी। उन्होंने अपनी शुरुआत करी प्रेम कविताओं से, लेकिन आगे जाकर वो प्रगतिशील लेखकों में शामिल हो गई। मेरा बचपन किताबों में खेलता रहा, किताबों में सोता रहा, किताबों में जागता रहा। मैं बहुत छोटी थी जब माँ नहीं रही तो एक व्यथा अक्षरों में ढलने लगी। पिता भी नहीं रहे तो लगा ये जिंदगी एक रात थी, हम तो जागते रहे, किस्मत को नींद आ गई। 1947 में भारत के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों ने हिंदू, मुसलमान और सिखों को अपने घर से बेघर कर दिया। 28 साल की अमृता प्रीतम पंजाबी शरणार्थी बन के रह गईं। जब देहरादून से वो दिल्ली का सफ़र तय कर रही थी तो अपने साथ हुई उत्पीड़न को, अपनी पीड़ा को उन्होंने कविता के रूप में एक कागज़ के टुकड़े पे लिख दिया। भैया, लाजो घर वापस आ रही है। समझना उसी में पूरू भी वापस आ गई। अभिनय, संगीत और नृत्य को अक्सर कला की दृष्टि से देखा गया है, लेकिन आज मरासिम में हमने लेखक की बात करी और लेखन में हमने जाना उन शिल्पकारों को जिन्होंने सदियों से अलग अलग समय में आकर समाज में एक अलग तरीके का दर्शन प्रस्तुत किया है। आज मरासिम में बस इतना ही। आप अगले बार हमसे फिर जुड़े रहिए, कुछ नया जानने के लिए, कोई नई कहानी सुनने के लिए और किसी नई शिल्पकारी को देखने के लिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।